तो पहली बात तो ये हो गई कि वो अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कांग्रेस प्रियंका गांधी को पेश करती है, तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस का सबसे ताकतवर चेहरा होगा। वह हेमवती नंदन बहुगुणा के बाद नारायण दत्त तिवारी, और उसके बाद तो कोई इतना बड़ा चेहरा तो जो कुछ गांधी परिवार का ही शामिल रहा हो, गांधी नेहरू परिवार की विरासत को जो संभाल रहा हो। अब अभी आपने जो एक बात कही थी कि वो क्या केवल चेहरा होंगी या उसके पीछे रणनीति कोई होगी। रणनीति का तो वक्त देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है निकल गया। ये लखीमपुर खीरी मामला, वो तो कांग्रेस की बादल जी रणनीति पर हम आएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री पद की दावेदार भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी कांग्रेस? आपको इसमें कोई संभावना दिखती है या इसी तरह से गोलमोल चलता रहेगा और इलेक्शन निकल जाएंगे? पिछले चुनाव में भी प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे थे कि प्रियंका को चेहरे के तौर पर पेश किया जाना चाहिए भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हुई थी। ऐसी सूरत में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, प्रियंका गांधी को इस तरह से दांव पर लगाया जाएगा क्या? देखिए, अगर प्रियंका गांधी पर दांव कांग्रेस लगाती है तो इससे बेहतर अब उसके पास कोई दूसरा अवसर नहीं है, और इसके पीछे कारण है 4-5 में एक जल्दी आपको गिना देता हूं कि देखिए, ये बात पहली बार हम देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस अपने ऐतिहासिक रूप से निर्बल और दुर्बल स्वरूप से गुजर रही है पूरे देश में, और गांधी नेहरू परिवार की जड़ें भी उत्तर प्रदेश में हैं, नंबर 2। नंबर 3, कांग्रेस की जो कुछ वजहें अंदरूनी तंत्र की और संगठन तंत्र की और कार्यशैली की जो वजहें हैं, वही उसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। अब यदि अगर 25-30 साल में दूसरे दलों ने, प्रादेशिक पार्टियों ने अपना जनाधार बढ़ाया है, तो वो वोट बैंक तो कांग्रेस का ही है जो खिसक के गया है। कांग्रेस की कोख से निकल के समाजवादी पार्टी ने अपना जनाधार बनाया है, बसपा ने बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक जो सवर्ण वोट बैंक है वो गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर अपना खोया जनाधार वापस करने के लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी पर दांव लगाती है, तो कोई बहुत इसमें मुझे अस्वाभाविक कुछ नहीं लगता, और ये उसका फायदा कांग्रेस को होगा, सरकार बने या ना बने। पाटिल जी, अगर ये नहीं होता है तो कांग्रेस के वोट में इजाफा तो हो सकता है। पिछली बार 5.5-6% मिले, तो हो सकता है 8-10% हो जाए। तो ये जो वोट जाएंगे, ये किनके जाएंगे? एक तो रविकांत जी ने कहा कि ये तो जो असंतुष्ट हैं ब्राह्मण वर्ग, जो बीजेपी से छिटक रहा है, उसको एक विकल्प मिलेगा, वो चला जाएगा। अगर हो सकता है कि मुसलमान का एक तबका भी जुड़ना चाहे, दलितों का भी एक हिस्सा जुड़ना चाहे, तो ऐसे में एक वोट कटवा वाली पार्टी की भूमिका में तो नहीं आ जाएगी कांग्रेस प्रियंका की इस गेम प्लान में, और उसका ये हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी को भी मिल जाए। देखिए, यूं देखने में कि बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है, ये हम लोग अंदाज लगाते रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, और उसके 2-3 बहुत ठोस कारण हैं। कारण ये है कि वोट कटवा ना होके उसका जो ओरिजिनल अपना वोट बैंक है, जो मैंने अभी बात शुरुआत में कही थी कि कांग्रेस की कोख से निकले हुए वोट बैंक हैं, ये जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो क्या है? वो कांग्रेस का वोट जनाधार था। मायावती के पास जो है वो कौन है? मुस्लिम वोट जहां समाजवादी के पास जाते हैं वो सब कांग्रेस के ही तो थे। जो ब्राह्मण जाते थे वो कहाँ भारतीय जनता पार्टी में अगर गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के बाद अब ब्राह्मण अगर लौटेंगे तो कांग्रेस की मुख्य धारा में शामिल होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए 22 और 24 की जो बात आप कर रहे थे, मैं कांग्रेस को इसलिए भी 2022 पर पूरा जोर लगाना है कि अगर 2022 में, जैसे कि विनोद जी ने कहा कि अगर कांग्रेस के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस अपने अंदरूनी स्तर पर कांग्रेस अपने को मजबूत कर रही है। अगर ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता में नहीं होती तो ये मान के चलिए कि संसाधन और तंत्र बहुत मदद करते हैं। अगर ममता बनर्जी सत्ता में नहीं होती, प्रतिपक्ष में होती, तो भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना बड़ा मुश्किल था और असंभव था। ये मैं बहुत साफ कह रहा हूं। तो 2022 में अगर कांग्रेस चूक गई तो 2024 की जमीन तैयार नहीं कर पाएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।